अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी। मैं और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं। आपके सामने दो एक्सक्लूसिव खबरें लेके आए हैं। कल भी आपको कुछ ऐसी खबरें बताई थी जो बाकी मीडिया में अवेलेबल नहीं थी। आज भी आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे और सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि ये खबरें आपके पास कहां से आ जाती हैं। बहरहाल जी, आपको खबरें बताते हैं जी। खबरें क्या हैं जी? ईरान की पूरी क़यादत को पाकिस्तान ने बचाया, अदरवाइज इसराइल हिट पे हिट कर रहा था। आपको याद होगा कि तमाम बड़ी क़यादत को ईरान की उड़ा के रख दिया गया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया कि इसराइल की जरूरत नहीं पड़ी और वो कर ही कुछ नहीं पाया। ये क्या सिचुएशन थी, ये आपको बताएंगे। और ये खबर आई है, बाकायदा खबर आई है कि ये पाकिस्तान ने ही किया है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि फील्ड मार्शल की एक कॉल ने इसराइल की तमाम तमन्नाओं पे पानी फेर के रख दिया। जो इसराइली शैतान चाह रहा था कुछ नहीं हो सका और एक कॉल ने सब कुछ तबाह कर दिया इसराइल का। फिर आपको ये बताएंगे जी, तुर्की शामिल होने लगा था जंग में, और जंग में शामिल होने लगा था ईरान की तरफ से। क्यों नहीं शामिल हुआ, किसने रोका? कोई ऐसा लम्हा था कि बस तुर्की अंदर चला गया था और फिर उसे रोका गया कि नहीं अभी ठहर जाओ। ये क्या सिचुएशन है, ये आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि अमेरिका और ईरान जो है, इन दोनों ने नेटो को रगड़ के रख दिया है। यूरोप की ऐसी तैसी फेर दी है। यूरोप सफाइयां देता फिर रहा है, नहीं मैंने नहीं किया, नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन दोनों पीछे पड़े हुए हैं यूरोप के। ये क्या सिचुएशन है आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आज की मैं कहूंगा जी सबसे बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी साहब, घटिया मोदी जी हथियार डाल दिए जी, पाकिस्तान के सामने झुक गए, हथियार डाल दिए, पाकिस्तान कामयाब हो गया। जिसके ऑफर की बड़ी जबरदस्त किस्म की 2025 की जो जंग हुई थी, वो जंग जिस वजह से हुई थी, पाकिस्तान आज वो जंग जीत गया। ऐसी की तैसी कर दी गई है मोदी जी की। क्या सिचुएशन है? कुछ खुफिया मीटिंग्स हुई हैं आपस में इंडिया की और पाकिस्तान की, तो इसकी डिटेल आपको बताएंगे। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग। डिटेल की तरफ जाने से पहले इतना रिक्वेस्ट कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे चैनल को। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अब चलते हैं डिटेल वीलॉग की तरफ और चौधरी साहब की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे लोगों को देखिए। तो ये आपने देख लिया, ये हमारा एनटीवी का लोगो था, ये नहीं भूलना आपने। इसी चैनल से आपसे मुखातिब है चौधरी साहब की तरफ चलता हूं और मैं चाहता हूं कि हम जो भारत और पाकिस्तान के हवाले से खबर है जरा उसे पहले डिस्कस करें कि नरेंद्र मोदी को तो पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। अब ये जो बातें हैं ना, खबरें बड़ी दिलचस्प है। आज काम आपने बड़ा कमाल किया है। वैसे यार मैं कायल होता चाह रहा हूँ, यकीन करें आप। किस कमाल, आपका कमाल जर्नलिस्ट हैं आप। जिस किस्म की खबरें लेके आते हैं और जिस तरह आप मेहनत करते हैं, वैसे ऑनेस्टली देखो बात ये है कि तस्लीम करना चाहिए, ओपनली तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले नरेंद्र मोदी की बात स्टार्ट करें हम। मोदी से स्टार्ट अब बेसिकली तो एक खबर है और ये बड़ी खबर है कि जब 2025 की जंग हुई थी तो उसके बाद अब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 6 मीटिंग्स हो चुकी हैं और 6 की 6 खुफिया मीटिंग्स थी। और ये जो मीटिंग्स हैं, दो टाइप की मीटिंग्स हुई। एक ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हुई, यानी वो लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सबसे पहले उन्होंने मिलना शुरू किया। और फिर दूसरी जो है ना 1.5 ट्रैक जो है ना, वो मीटिंग्स हुई जिसके अंदर आधे रिटायर और आधे सर्वेंट होते हैं। ठीक है। और वो लोग होते हैं जिनके पास अख्तियारात होते हैं। तो इस तरह करके ये मीटिंग्स हुई। और मीटिंग्स जो है उनकी डिटेल ये है कि सबसे पहली जो मीटिंग हुई जुलाई 2025 में, जंग के थोड़ी देर बाद जुलाई 2025 में जंग हुई। और वो जो मीटिंग हुई पहली, और ये पहली मीटिंग हुई लंदन के अंदर, लंदन, यानी मई में जंग हुई और जुलाई 2025 में लंदन में पहली मीटिंग हुई। उसके बाद अक्टूबर 2025 में ओमान के अंदर मीटिंग हुई। फिर दिसंबर 2025 में थाईलैंड के अंदर मुलाकात हुई। फिर फरवरी 2026 में दोहा के अंदर मीटिंग हुई। फिर दोबारा थाईलैंड, बैंकॉक और कोलंबो के अंदर ये जून के अंदर मीटिंग हुई। इसी महीने के अंदर 2 मीटिंग और जून में 2 मीटिंग बैक टू बैक। एक बैंकॉक के अंदर हुई और दूसरी कोलंबो के अंदर हुई। ठीक है। और ये जो मीटिंग्स हैं, इसके अंदर 4 इश्यूज थे जिनके ऊपर डिस्कस हुआ है। पहले तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है ना, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए, यानी एक तो जंग को रोका जाए, आइंदा कभी इस टाइप की जंग हो ही ना, और अगर हो जाए तो उसको कंट्रोल रखा जाए, बजाय इसके कि खुल जाए और वो इस लेवल तक पहुंच जाए कि दोनों मुल्क जो है वो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और इंतहा दर्जे के खतरनाक हो जाए। उससे पहले इसको कंट्रोल किया जाए। तो एक तो ये फैसला हुआ कि इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा और वो मैकेनिज्म ऑलमोस्ट बन चुका है। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर जंग हो जाए तो उस जंग के दौरान भी जो हॉटलाइन है वो बंद नहीं होगी, यानी दोनों मुल्कों के दरमियान एक हॉटलाइन क्रिएट होगी। और जंग हो, कितनी खौफनाक जंग क्यों ना हो, ये हॉटलाइन बंद नहीं होगी, ताकि दोनों मुल्कों का आपस में राब्ता रहे, जैसे डीजीएमओ का होगा। हाँ, डीजीएमओ से, और दोनों एक दूसरे के साथ राब्ता करके अगर वो खतरनाक साइड पे जा रहे हैं तो उनको रोका जाए कि आप गलत साइड पे आ रहे हैं, और अगर आप ये करेंगे तो इस साइड से हम भी कर देंगे, तो इससे नुकसान ज्यादा हो जाएगा, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। तो हॉटलाइन, ये भी ऑलमोस्ट फैसला हो गया कि हॉटलाइन है, जंग के दौरान भी ये खुली रहेगी, कम्युनिकेशन जो है वो जारी रहेगी, वो बंद नहीं होगी। ठीक है, यानी क्राइसिस कम्युनिकेशन आप इसको कह लें कि उसके लिए फैसला हो। तीसरा, ये टेररिज्म जो है ना, उसके खिलाफ दोनों मुल्क जो है वो मुतहरिक होंगे। इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रही है उसको प्रमोट
सपोर्ट नहीं करेगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, BLA को और ये तालिबान को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा। और पाकिस्तान अगर वहां पे किसी जगह पे भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया पाकिस्तान को बताएगा, और अगर पाकिस्तान वाकई इन्वॉल्व है तो पाकिस्तान अपने मामला जो उसको सेटल करेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो सबूत है कि चीजों को कंट्रोल किया जाएगा, ना इंडिया के अंदर टेररिज्म होगी ना पाकिस्तान के अंदर हो टेररिज्म के मुद्दे पे डिस्कस हुआ है, डिस्कस हुआ ऑलमोस्ट, बस समझे मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और जो चौथी और आखिरी चीज है जिसके ऊपर फैसला हो गया वो इंडस वाटर ट्रीटी है कि ये जो है इसको बहाल किया जाए, और इसके ऊपर बाकायदा डिस्कस हुआ। लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि कश्मीर डिस्कस नहीं हुआ, ना इंडिया की तरफ से किया गया ना पाकिस्तान की तरफ से किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको फ्रीज करके उन चीजों के ऊपर मामला तय हुआ जिसके अंदर सेटलमेंट हो सकती है, तो वो सेटलमेंट हो गई। उसके साथ ही फिर आज खबर आ गई है, साउथ एशियन इंडेक्स की खबर है, न्यूज एजेंसी है और बड़ी क्रेडिबल और है खबर है, न्यूज एजेंसी है। उसने कहा जी कि इंडिया ने पाकिस्तान को बता दिए, पैगाम दे दिया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको बहाल कर रहे हैं। बड़ी खबर है, यानी सिंध तास मुआहदा जो है उसको इंडिया ने बहाल करने का फैसला कर लिया और उसने कन्वे कर दिया मैसेज पाकिस्तान को। ठीक है, और ये पाकिस्तान तक मैसेज कन्वे हो गया, किसी वक्त भी अनाउंसमेंट हो सकती है। इंडिया ज़ाहिर उसकी तरफ से होगी, पाकिस्तान उसको वेलकम कहेगा, तो ये किसी वक्त भी हो सकती है। और दूसरा ये कि उसके बदले में इंडिया को एक चीज चाहिए पाकिस्तान से, और वो उसने कहा जी ये आप कर दें, पाकिस्तान उससे एग्री हो गया। अब वो जो चीज मांगी जा रही है थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, वो आगे चल के आखिर में हम आपको बताएंगे, एक हिंट आपको आखिर में बताएंगे कि इंडिया ने हमसे एक चीज मांगी और पाकिस्तान ने तकरीबन उसको ओके कर दिया, और वो इंडिया के लिए इसको बड़ी जरूरी है। इतनी जरूरी है कि वो सिंध तास मुआहदा बहाल करने के लिए तैयार हो गए, तो वो चीज ज़ाहिर है बड़ी होगी जो पाकिस्तान से मांगे, और पाकिस्तान एग्री कर गया। पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है, कोई वीलॉग क्या कर मैं बताएं, ये वीलॉग क्या कर मैं बताएं, ये थोड़ा सा सस्पेंस पैदा इतना इतना हिंट दे देते नहीं, हिंट नहीं देना, खत्म हो जाएगा ना। नहीं, वैसा हिंट नहीं है। हमने कहा था तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो आपने कहा कि वो सांस वापस ले रहे हैं भैया, ये बात बताएंगे ना कि ये क्या था। ठीक है, और ये बहरहाल पाकिस्तान ने भी एग्री कर लिया है, और ये जो ऐलान है किसी वक्त भी हो सकता है, तो ये बड़ी खबर। लेकिन अब इसकी बैकग्राउंड भी बतानी जरूरी है कि आखिर ये हुआ क्या था, कैसे हुआ, सब कुछ ये हुआ। ये बेसिकली तो RSS के दो बहुत बड़े लोग हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो अमेरिका के दौरे पे गए थे, उनको बुलाया गया था अमेरिका के अंदर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट तो RSS की है, और RSS काबू आएगी तो बीजेपी काबू आएगी, बीजेपी काबू आएगी तो नरेंद्र मोदी आएगा। तो RSS के दो जो बंदे, एक दिता तेरे हवस होसी बोले यार ऐसा ही अब क्या नाम मैं कर सकता हूँ यार, नाम ही ऐसा है, दत्ता तेरे होसी बोले। ये बेसिकली ना इनके नंबर 2 हैं RSS के, और इनका एक बयान भी आपको पता है, याद करें कि उसने कहा था कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होना चाहिए। और उस वक्त जब ये बयान आया था तो हमने वीलॉग भी किया था, और उसके ऊपर शोर शराबा इंडिया के अंदर भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था कि RSS कह रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल के अंदर कोई ना कोई काला है। और दूसरा जो है ना उसका नाम थोड़ा सा बेहतर है, उसका नाम है राम माधव। तो राम माधव ये दोनों जो थे ना ये अमेरिका के, और अमेरिकन ने इनको कहा कि आप फौरी तौर पे पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करें, तो वहां से डंडा आया। तो उसके बाद, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा स्टांस ले लिया था कि अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात खराब हो गए थे। अब RSS जो थे उसको इंटरवेंशन करनी पड़ी कि जाके मामलात को सेटल करे। और ये जो मीटिंग्स हैं ये बेसिकली इंडिया के जो दो बड़े ताजर हैं, दो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके रिलेशन डायरेक्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, बिजनेस पार्टनरशिप है, बहुत बड़े दो बिजनेस, ये बेसिकली वो लेके गए थे इनको। अच्छा, और क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाहिर उनकी मीटिंग्स होती रहती है, अडानी भी है और मुकेश अंबानी भी है। तो उस डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा था कि आप इस तरह करो कि सेटल करो इसको, ये पाकिस्तान के साथ जो फड्डेबाजी है ना वो सेटल करो। तो उन्होंने कहा जी हम आपको दो ऐसे बंदे देते हैं जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और जब उन्होंने एग्री कर लिया तो फिर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सके। तो उसके डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे वो दो बड़े बिजनेसमैन जो हैं दो लोगों को लेके गए, और वहां पे फिर अमेरिका के अंदर उनके साथ डिस्कस हुआ और उन्होंने कहा जाके सेटल करें, और फिर वहां से ट्रैक 2 जो डिप्लोमेसी थी वो स्टार्ट हुई। और उसका ये नतीजा निकला कि अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया हुआ है। तो अब ये अनाउंसमेंट जो है बड़ी अनाउंसमेंट है, और मेरा ख्याल है जो ईरान और अमेरिका के एग्रीमेंट जितनी खबर थी नहीं उतनी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है वो ठीक हो रहे हैं। तो वो जो पाकिस्तान से डिमांड की गई है, जो पाकिस्तान एग्री कर गया, आखिर में आपको बताएंगे। आपको पता है जब हमने शो शुरू किया था तो शुरू में ये हरकत करते होते थे और ने कहा पुरानी यादें जरा ताजा करें। है मजेदार चीज, एंजॉय करेंगे आप। अच्छा, ये वैसे है दत्ता तेरे हवस भोसले साहब जो या नहीं नाम का नहीं, सुन तो ले, मतलब ये इन्होंने सारा किया, इन्होंने ही मोदी को राजी किया, तभी जो मोदी की शक्ल है ना वो सूखे हुए गोबर जैसी हुई होती है। अब उसे पता है उसे करना भी पड़ रहा है, उसके बाद ऑप्शन भी कोई नहीं। अल्लाह का वास्ता है। अच्छा चलो ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी चीज है ना वो है जी बेसिकली मारियो नौफाल का एक और इंटरव्यू है जो कल उसने इंटरव्यू किया था पेपे एस्कोबार। तो पेपे एस्कोबार ने बड़ी जबरदस्त किस्म की 900 किस्म की खबरें दी थी जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई। उसके बाद फरक साहब जो है ये उसके पीछे लग गए और इन्होंने उसके सारे इंटरव्यूज देखना शुरू कर दिए। उससे पता चला कि आज उसने एक और इंटरव्यू खड़का दिया हुआ। इन्होंने फिर मेरे साथ शेयर किया, उन्होंने कहा ये देखें ये कमाल हो गया। तो फिर हम देखते रहे जी, सारा दिन यही काम करते रहे। 56 मिनट का पॉडकास्ट किया उसने मैंने रात को बैठ के सारा लिखा। अब मारियो नौफल जो है ना जी
वो बेसिकली तो उस बंदे का कमाल ये है कि उसे अंदाजा लग गया कि उसको कि मैं वायरल हो रहा हूँ और मैं एक ऐसी चीज कर रहा हूँ कि जो इस वक्त हॉट केक है। तो उसने कहा कि ये मामला ठीक है, अब इसी के अंदर लगे ने। तो अब उसने जो दूसरे बंदे का इंटरव्यू किया उसका नाम है लैरी सी जॉनसन। और लैरी सी जॉनसन जो है CIA का एक साबिक एनालिस्ट है और ये 1985 से लेके 1989 तक ये डायरेक्टर रहा है, फिर ये डिप्टी डायरेक्टर रहा है और फॉरेन अफेयर्स के अंदर इनके, फिर ये काउंटर टेररिज्म जो था उसका हेड रहा है, एक्सपर्ट भी है और हेड भी रहा है उसका, डिप्टी डायरेक्टर भी रहा है। फिर ये फॉरेन अफेयर्स जो है ना उसका एक्सपर्ट है, फिर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो उसका एक्सपर्ट है। और इसे अक्सर BBC, CNN और ये राइटर्स और ये सारे फॉक्स न्यूज वगैरह सारे लेते रहते हैं एज एक्सपर्ट। ये एज एक्सपर्ट उसके अंदर आता रहता है। इसको ना सिगार पीने की बड़ा आदत है, तो ये पूरे पॉडकास्ट के अंदर सिगार पीता रहा और एंजॉय करता रहा, बिल्कुल शेखर शीत लगा, जैसे शेखर शीत सिगार पी के ऐसे करता है। हाँ चिल, बिल्कुल चिल कर गया इंटरव्यू, उसके चेहरे पे कोई टेंशन थी ही टेंशन नहीं हो। मुझे बड़ा मजा आ रहा था इंटरव्यू देख के, कॉन्फिडेंस, कामनेस, लेकिन उसने जो बातें की हैं उसने हिला दिया। अच्छा, अब ना वो वहीं से उसने स्टार्ट किया मार्को नोफेल ने कल की तरह के, जी ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान था और वहां पे इसराइल ने उसके ऊपर अटैक करने का कहा और पाकिस्तान ने वाकई इसको समेटा होगा, नहीं किया होगा, कैसे होगा, इस टाइप के उसने स्टार्ट किया। तो अब जो लैरी सी जॉनसन है ना उसने पाकिस्तान के बारे में ऐसी इंकशाफात किया उसने कहा ये बहुत स्मार्ट लोग हैं, ये हैरान कुन किस्म के स्मार्ट लोग हैं और इनका नेटवर्क पूरी दुनिया के अंदर है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो जिसके अंदर इनका नेटवर्क ना हो। और और दूसरा उसने कहा जी ये हमसे बेहतर अंग्रेजी बोलते हैं, यानी इनको आपसे और मुझसे बेहतर अंग्रेजी आती है, यानी लैरी जॉनसन और मारियो नोफेल से ज्यादा बेहतर अंग्रेजी जानते हैं ये। दूसरा पूरी दुनिया के अंदर जो है ना ये फैले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ना शिकंजे में है पूरी दुनिया। उसने कुछ मिसालें दी, उसने कहा mesela ज़ेलेंस्की है ना जी जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, वो यूं ही गया, कहता पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था सिवाय पाकिस्तान को, सिर्फ पाकिस्तान को पता था कि ज़ेलेंस्की जो है वो दुबई आया हुआ है। और दुबई जाके वो बेसिकली हमने शायद एक व्लॉग भी किया था, उसके अंदर ये बताया ड्रोन्स के लिए। हाँ, इन्होंने अनाउंस कर दिया था बाद में, लेकिन जब वो पहुंचा गया तो किसी को नहीं पता था, लेकिन पाकिस्तान को पता था। और उसकी वजह ये है कि वो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी जो है ना वो यूएई को बेचना चाह रहा था और यूएई ने उससे खरीदी ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसकी वजह ये कि इंटरसेप्टर्स बड़े महंगे पड़ रहे थे उनको। तो उसके बाद यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन्स हैं कि जो इंटरसेप्ट कर सकते हैं मिसाइल्स को और उनके ड्रोन्स को, तो वो सस्ता पड़ता था। तो उसने फिर यूएई को ऑफर की कि हम आपको ये टेक्नोलॉजी दे देते हैं और यूएई ने खरीदी, उसके जरा उसने इस्तेमाल किया। तो ज़ेलेंस्की जो ना उसका एक खुफिया दौरा यूएई का, दुबई का, वो पहुंच गया वहां पे, पाकिस्तान को पता लग गया। इसने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान को कैसे पता चला। इसने कहा जो ज़ेलेंस्की का कुक था ना वो पाकिस्तानी था। तो कुक जो है ना उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई यहाँ फिर रहा है, ड्रोन बेचना है, ड्रोन बेचना है। दूसरा उसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। उसने कहा जी मैं जब डायरेक्टर था और मैं जाता था ये जो मीडिया आउटलेट्स हैं न्यूयॉर्क के अंदर, वहाँ पे मुझे ज़ाहिर जाना पड़ता था और मुख्तलिफ कामों से, मुख्तलिफ सरगर्मियों करने के लिए। और जब मैं जाता था तो जब भी मैं गया हूँ तो मेरा जो ड्राइवर था, क्योंकि मैं टैक्सी लेता था, अपनी गाड़ी तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था, अपनी तरफ से छुप के जा रहा होता था। कहता है मैं जब भी गया हूँ मेरा ड्राइवर पाकिस्तानी निकला। कहते मैं इस बात में बड़ा हैरान था कि मैं टैक्सी कोई भी बुलवाता हूँ ड्राइवर पाकिस्तानी निकल आता, और आखिर चक्कर क्या है इसके? उसे पता होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे छोड़ के आता है और फिर आके ज़रा रिपोर्ट भी करता था कि ये वहाँ क्या हुआ था। तो और इस टाइप की खबर जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ लीक हो रही है या पाकिस्तान, इसका मतलब तो यही हुआ ना, इन्फॉर्मेशन उनके पास, इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा ये ड्राइवर पाकिस्तानी मेरा निकल आता था हमेशा ही आखिर में। तब लैरी जॉनसन के पीछे भी लगे होते, वो कहता मेरे पीछे भी लगे होते थे, इन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा, स्पेयर मुझे भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, दूसरा उसने कहा ये जो ईरान के हमले के बारे में उससे बड़ी मजेदार बात की। उसने कहा जी ये जब इसराइल ने और अमेरिका ने हाई प्रोफाइल लोग मारने शुरू किए ना ईरान के, और उसमें रोज ही उनके कत्ल हो जाते थे, तो जब अली लारीजानी साहब शहीद हुए ना तो उसके बाद ज़ाहिर बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया। फिर थोड़ी सी उनकी ज़ाहिर फ्रंट लाइन बची थी ईरान की, और उसके अंदर उनके अगर वो भी शहीद हो जाते तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस पैदा हो जाता। उसमें उसने कहा जी कि पाकिस्तान ने ईरानियों को बताया कि ये आपको लोकेट कैसे करते हैं और ये आपको असैसिनेट कैसे करते हैं, और हम आपको बताते हैं कि आपने इनसे बचना कैसे। तो बचने का तरीका भी पाकिस्तान ने बताया था। कहता है इस हद तक ये स्मार्ट लोग हैं कि इन्होंने ये तक बता दिया था कि ये आपके साथ क्यों और कैसे मारते हैं ये आपको, और आपने इनसे बचना क्या है। वैसे तो वो शायद हमने किसी व्लॉग में बताया भी था कि करते क्या थे, वैसे दोबारा काम करते हैं, दोबारा दोहरा वो हम कल के व्लॉग में बताएंगे। नहीं यार नहीं जाती, थोड़ा सा सस्पेंस है यार, नहीं जाती, इतना मेजर सस्पेंस ठीक नहीं। वो बेसिकली तो ऐसे इस तरह था कि इसराइली जो थे ना उन्होंने जितने डेंटिस्ट थे ना तेहरान के, जो एलीट डेंटिस्ट थे, उन सबको अपने कंट्रोल में किया हुआ था, वो सब उसके एजेंट थे इसराइल के। और ये सब लोग जो, और ईरान के अंदर दांत बड़ी जल्दी खराब होते हैं, ये भी ध्यान में रखें, उसकी वजह ये कि गोश्त ज्यादा खाते हैं लोग। अच्छा। तो गोश्त खोर होने की वजह से इनके दांत जल्दी खराब होते हैं और इसलिए इसको डेंटिस्टों की बहुत जरूरत पड़ती है। तो वहां पे जो हाई प्रोफाइल डेंटिस्ट थे, जिनके बड़े क्लिनिक्स थे, तो ये सारी क्यादत जो थी ना उनकी बेसिकली मरीज थी या उनके पास जाते रहते थे अपने दांत साफ करवाने के लिए। और मोसाद ने ये किया कि उसने ये किया कि इनके जो दांत थे उनके अंदर चिप लगा दिए थे, माइक्रोचिप
माइक्रो चिप जो थे, जो बहुत ही छोटी टेक्नोलॉजी है, वो इन्होंने इनके दांतों की सफाइयां करते हुए अंदर लगा दिए थे और उसके जरिए वाया सैटेलाइट ही उनको ट्रेस कर लेते थे कि कहाँ पे है। सही है। तो फिर पाकिस्तान ने उनको ये बताया कि आपने दांतों के अंदर से ये निकालने कैसे ठीक है। वो भी टेक्निक बताई थी। ठीक है। तो ये इसने उसका इतराफ किया कि ये इस कदर स्मार्ट लोग हैं कि इन्होंने बताया कि हो क्या रहा है आपके साथ। लेकिन उसके बाद उसने साथ ये भी बताया कि कोई हाई प्रोफाइल उसके बाद किलिंग नहीं उसने हुई। कहा किलिंग नहीं हुई। जब ये सब पाकिस्तान को पता बच गया लगा उसके बाद। और पाकिस्तान ने उनको बताया तो एक भी बंदा जो है उसके बाद मरा नहीं है। दूसरा, उसने फील्ड मार्शल के रेफरेंस से कहा, उसने कहा ये $12 बिलियन वाला जो इशू है ना, जो जाहिर उसने पूछा मारियो नौफाल ने, तो इसके बारे में उसने बताया कि जब ये मामला खराब हो गया और ईरानी छोड़ के चले गए और मीटिंग को, तो उसके बाद जो फील्ड मार्शल है उन्होंने MBS को फोन किया और MBS को फोन करके उन्होंने उससे पूछा कि क्या आप इस पीस के लिए $12 बिलियन कुर्बान कर सकते हैं। तो उस पे जो MBS है उन्होंने कहा जी ओके कर सकते हैं। तो उसने कहा जी कि जब वो हो गया तो उसके बाद ये मामला सेटल हो गया और अब ये है कि ईरानियों को अपने $12 बिलियन की कोई परवाह नहीं, अमेरिका दे ना दे, ये असासे जो मुंजमद हैं वो गैर मुंजमद हो ना हो, पैसे जो है ईरानियों को मिल रहे हैं $12 बिलियन। साहब मैं एक मिनट आपको रोकता हूँ। पेप का आपको याद होगा, पेप एस्कोबार जिसका हमने कल किया था, पेपे भी लोग उसे कह रहे हैं, ठीक है। उसने ये कहा था कि शहजादा फैसल की कॉल आई थी $24 बिलियन के वाले से कि 12 अभी देंगे, 12 अगले महीने देंगे, 60 दिनों में पूरे हो जाएंगे। इसका थोड़ा सा ऑपोजिट है, इसने कहा फील्ड मार्शल ने कॉल किया। अब ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नहीं, ये मुमकिन ऐसा है कि फील्ड मार्शल ने MBS को किया फोन और MBS ने प्रिंस फैसल को कहा, प्रिंस फैसल ने कंफर्म किया बात में, क्योंकि वाया वो फॉरेन मिनिस्ट्री करना चाह रहा ठीक है। है। एक चीज और भी हो सकती है जो साहब कि ये वाली कॉल जिसका ये जिक्र कर रहे हैं लैरी जॉनसन जो है, ये पहले ही पाकिस्तान ने डील कर ली हो, बात कर ली हो MBS से, पाकिस्तान में रहते ही जिन दिनों में डील फाइनलाइज हो रही थी कि अगर मामला यहाँ पे फंसा तो MBS आपने इस चीज को यहाँ पे हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये दूसरी रिपोर्ट आई है और ये भी डिफरेंट है और दिलचस्प है। इसका मतलब ये हुआ कि $12 बिलियन जो ईरान को मिल रहे हैं उसमें पाकिस्तान का बड़ा कंट्रीब्यूशन फील्ड मार्शल ने निकलवा के दिया और फील्ड मार्शल ने निकलवा के दिया। साथ उसे ये सवाल किया उसने नौफल ने कि क्या इसराइल जो अमेरिका की मर्जी के बगैर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है, तो उसने कहा हाँ ये कर सकता है, क्योंकि दोहा के अंदर इसने हमास के ऊपर अटैक किया था और जब हमास की लीडरशिप के ऊपर दोहा में इन्होंने अटैक किया तो अमेरिका को नहीं पता था और उसका डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे एतराफ भी किया था कि हमें वाकई नहीं पता था। हाँ, हमें नहीं पता। और उसके ऊपर उसने बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था कि ये बेसिकली आपने क्यों किया था। उसके बाद फिर बड़ी लड़ाई लड़ाई भी इनकी होती रही उस दौरान। अच्छा, इसके साथ साथ उसने तुर्की के बारे में, अच्छा यहाँ पे खबर बड़ी मजेदार है, तुर्की की खबर की तरफ आते हैं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो हमास की लीडरशिप थी ना उसको तुर्की ने बचाया था। वो शायद हम पहले एक भी लाख जिक्र भी कर चुके हैं कि तुर्की के इंटेलिजेंस ने फौरी तौर पर बता दिया था कि आपके ऊपर हमला हो रहा है और इनके F-35 आ रहे हैं और फौरन निकले। यानी आप समझें कि 4-5-6 मिनट थे और उन 4-5-6 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने उनकी लीडरशिप को निकाला। तुर्की ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अच्छा सर, तुर्की के सवाल पे ना लोगों को आज हम थोड़ा सा समझाते हैं। ये इसी पॉडकास्ट में चीज शामिल थी कि तुर्की अब शामिल तो हो रहा है, वो कह रहा था कि भाई हम साथ मिलकर मारने लगे ईरान के साथ मिलकर इसराइल को, लेकिन दूसरी साइड पे इनका एक कॉन्फ्लिक्ट है, इनका बहुत बड़ा बिजनेस तैयब एर्दोगान का जो है वो इसराइल के साथ है। तो ये पूरा चैप्टर जरा खोल के बताएं कि तुर्की दुश्मन है इसराइल का या नहीं है। बेसिकली दुश्मन तो है, लेकिन उनका कारोबार भी जो है ना वो चल रहा है और तेल का बहुत बड़ा कारोबार है। दूसरा ये है कि इसराइल की एम्बेसी है तुर्की के अंदर, अंकारा के अंदर, अच्छा, और एक्टिव एम्बेसी है, तो वो भी है। लेकिन ये तुर्की इस मामले में बड़ा जबरदस्त मुल्क है, वो मुखालफत अपनी जगह पे और कारोबार अपनी जगह पे, तो ये कारोबार भी चल रहा है, मुखालफत भी चल रही है। हम जज्बाती जो बात है ना दुरुस्त है, हमें कारोबार को कारोबार करना चाहिए और चाइना से सीखना चाहिए। मुझे लगता है साहब हम ठीक हैं। नहीं देखो, चाइना और इंडिया दुश्मन एक दूसरे के, उन्होंने उनके बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया चाइना ने आके, लेकिन साथ ही जो उनकी ट्रेड है उसके अंदर $200 बिलियन का इजाफा हो गया। 1.5 लाख इंसानों को नहीं मारा दोनों मुल्कों में से किसी के भी। देखो जो भी है ना, बहरहाल अब ये दूसरी फिलॉसफी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे किसी दिन। लेकिन ट्रेड जो है ना, ट्रेड एक डिफरेंट चीज है और दुनिया के हर जो एज है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी चलते रहते हैं और ट्रेड भी चलते रहते हैं, और जो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ट्रेड बंद करते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं, तो मुल्क को नुकसान नहीं करना चाहिए अपना। बहरहाल इसके ऊपर किसी दिन ज्यादा बैठ के डिबेट करेंगे इसके ऊपर कि क्या होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। मसलन रशिया और यूक्रेन की जंग भी चल रही है और रशिया और यूक्रेन के दरमियान ट्रेड भी चल रही है इस वक्त। ट्रेड रूट खुले रहते हैं, वो कभी बंद नहीं होते। वो आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या ट्रेड चल रही है उनके। ट्रेड में बम दे रहे हैं एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें जो उनकी ट्रेड भी चल रही है उनके। और अमेरिका और देखो ईरान के दरमियान भी ट्रेड चल रही थी, जो अमेरिका ने उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जिन कंपनियों के ऊपर, वो क्या कर रही थी, काम ही कर रहे थे। तो क्या अमेरिका को पता नहीं था? पता था। तो अब जाके उन्होंने जंग के दरमियान उनके ऊपर पाबंदी लगानी शुरू की, अब जाके। लेकिन जो अब तो पूरा तस्फिया हुआ ना, एक पूरा मुआहदा हो रहा है, उसके बाद लेकिन 47 साल पाबंदियां रहने के बावजूद अमेरिका के अंदर कारोबार कर रही थी ईरानी कंपनी, तो क्यों कर रहे थे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जब जंग हो गई, तकरीबन 3,500 ईरानियों को शहीद कर दिया गया, तो ईरान फंस गया उनके अंदर। नहीं, अब बहुत सारी चीजें, बहरहाल इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करें तो बहरहाल उसने कहा जी, एक और उसने ये बताई, खबर दी, उसने खबर ये दी कि उसने कहा ये लेबनान और जो इसराइल के अंदर जो जंग चल रही है ना दोनों के दरमियान, उसने कहा जी एक बताएं कि लेबनान या हिजबुल्लाह ने अटैक
किया और इसराइल के अंदर सिविलियन मरे हो, तो सिविलियन नहीं मर रहे उसने कहा। और उसने कहा दूसरी तरफ जो इसराइल अटैक कर रहे हैं लेबनान के अंदर, उसके अंदर सिर्फ सिविलियन मर रहे हैं। अब हिजबुल्लाह क्यों नहीं उनके सिविलियन को हिट कर रही है? इसलिए नहीं हिट कर रही कि अगर वो बंदे सिविलियन मरने शुरू होते ना, पूरे मीडिया ने यलगार कर देनी थी उनके ऊपर। वो सिर्फ मिलिट्री वो इंस्टॉलेशन मिलिट्री इंस्टॉलेशन और फौजियों को हिट कर रहे हैं, वो सिविलियन आबादी को हिट नहीं कर रहे, जबकि इसराइल जो सिविलियन को भी मार रहा है और उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो उनको भी मार रहा है। तो ये उसने एक नई चीज बताई है। उसने कहा जी उसकी अगर ये सिविलियन मरते तो अब तक तस्वीरें और वीडियो का बुखार तारी हो चुका था पूरी दुनिया के तो सब ये गोरा है, अभी एक बात कर रहा है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप बता दें फिर उसके ऊपर बात कर ले। अच्छा, इसके साथ साथ जो है उसने अर्दोगान के बारे में बताया। उसने कहा जी अर्दोगान जो था वो ईरान के साथ मिलकर इसराइल के ऊपर हमला करना चाहता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रोका और उसे कहा कि रुक जाओ, ये ना करो। और साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एतराफ किया कि जी मैंने पब्लिकली एतराफ किया कि मैंने उसको रोका था और वो रुका। तो ये भी है। साथ उसने कहा कि ये जो है ना इनकी कारोबार भी चलते रहते हैं, और जिस दिन तेल की तिजारत तैयब अर्दोगान इसराइल के साथ बंद करेगा उसे हम समझेंगे कि वाकई ये सीरियस है। वाकई अर्दोगान सीरियस है, अदरवाइज गोरा कह रहा है मैं सीरियस नहीं रहता। और दूसरा ये कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो ताल्लुकात की खराबी है उसका भी उसने जिक्र किया। वो खबर हम दिन के वक्त हम दे भी चुके हैं। तो बहरहाल ये सारी चीजें होती हैं बड़ी आई ओपनिंग है और बड़ी दिलचस्प हैं। तो हमने कहा कि ये पब्लिक के सामने रखी जाए। हाँ जी, थोड़ा सा बस वो रिमाइंड करवा दीजिए कि थोड़ा सा ज्यूस के बारे में जो बात की, ताकि जो पहले नहीं सुन सका वो भी सुन। अब दोबारा उसने कहा जी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उसने बहुत धमकी दी नेतन्याहू को। उसने कहा तुमसे यहूदी नफरत करते हैं इस वक्त, और 2 यहूदी इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिसमें एक वेटकॉफ है, कुशनर है, ये दोनों भी तुमसे नफरत करते हैं और हेट करते हैं तुम्हें, और मैं सिर्फ तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं। तो ये बेसिकली एक किताब आ रही है, तो उस किताब के अंदर भी इस सारी चीज का जिक्र है और इसने उसको जिक्र किया। सर ठीक है, चलें चलो सब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान में नेटो और यूरोप पिस गया, और वो नेटो जो है ना ज़ाहिर है उसके साथ बड़ा फटा पड़ गया हुआ है। और नेटो का जो चीफ है वो गया डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, और वहाँ जाकर उसने कहा कि ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमने आपकी सपोर्ट नहीं की, हमने आपकी सपोर्ट की, बल्कि इटली का जो एयरफील्ड थी वहाँ से 500 फ्लाइट्स जो थी ना आपकी उड़ी हैं, और 500 जहाज 500 मरतबा उन्होंने परवाजें ली और उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया है। तो उसके साथ साथ उसने कहा रोमानिया जो है ना, और उसके भी एयरफोर्स के जो अड्डे हैं वो दिए हमने आपको दिए हुए थे, और वहाँ से भी आपने इस्तेमाल किया। तो ये आप गलत बयानी कर रहे हैं कि जी नेटो ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, नेटो ने खुल के आपको सपोर्ट किया। जब ये बात छपी या चली तो उसके बाद ईरान ने प्रोटेस्ट किया। उसने कहा नेटो हमारा दुश्मन है, और इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अड्डे देते रहे उनको, वजात करो, और वो फंस गया। अब उसके बाद फिर इटली फंस गया बहुत बुरी तरह। अब उसने चीखना शुरू कर दिया कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है। उसमें अब्बास अराक्ची साहब को उसने जो उनके वजीर खारजा है उन्होंने फोन करके कहा कि भाई ये टोटल बकवास है, हमने कोई अड्डे नहीं दिए थे और ये गलत फहमी हुई आपको। लेकिन अब नेटो जो है ना ईरान और अमेरिका के दरमियान फंस गया। किसे खुश करेगा? इसे कुछ करेगा, ठीक है। और ट्रंप अभी भी कह रहा है यूरोप ने मायूस किया, नेटो ने मायूस किया। अब आखिरी खबर पे आते हैं। अच्छा जी, आखिरी खबर चॉइस अभी है लबनान और ईरान और इसके हवाले से है, इसराइल के हवाले से, कि अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी उन्होंने लबनान के तमाम इलाकों से निकलने का कहा इसराइल को, नहीं तो वो कहते हैं हम तुम्हें मार के निकाल। ठीक है, अब हमला करने लगे हैं, और अगर ये नहीं बाज आता ना तो मेरा ख्याल है ये हमले करेंगे और अमेरिका उसको बचा नहीं सकेगा। चलें अब मैं वो खबर देता हूं जिसकी सबसे ज्यादा मजा आएगा सारिफीन को सुन के, कि असल खबर तो ये थी, एंड पे बता रहे हो आप, याद रखिएगा हमने वो भी बताना, भूल ना जाए। चलिए क्या किया, दुबई जाने वाले जितने भी लोग हैं, हाँ ठीक है, वो 5 स्टार होटलों में उन्हें स्टे मिलेगा। वो लेकिन वो बिजनेस क्लास टिकट होना चाहिए आपके पास। बिजनेस क्लास वाले को 2 रात है, इकोनॉमी वाले को एक रात है। और उसके अलावा बहुत सारी उन्होंने सहूलियात दी हैं, शॉपिंग के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, स्पा के ऊपर जाएं। कुछ डेटें उन्होंने अनाउंस किया कि इन खास डेट्स के अंदर 25 जून से 30 सितंबर तक की जो डेट्स हैं इनके अंदर अगर आप वहां पे वो टिकट करवाते हैं मिलेगा। फ्लाइट जो होगी ना वो आपको लेनी पड़ेगी, उसके वो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक ही नहीं है, लोग वहां से भागे हुए हैं, दुबई की तरफ जाता नहीं कोई बंदा। अब वो बहुत ज्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने टिकट फ्री कर देने। क्या 22 जून से 12 जुलाई तक के दौरान वापसी का टिकट पहले कंफर्म करवाना होगा, गायब नहीं होना होगा, खरीदना होगा इन दिनों में, इन दिनों में खरीदना होगा। तो अब ये 600 से ज्यादा जगह हैं जी जो उन्होंने बहुत सारी क्या बात है। चलो दुबई चलो, लेकिन उसके लिए वीजा भी जरूरी है। पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा यूएई। अब तो देंगे, बात नहीं दे रहे ना अभी तक। जब देंगे उसको देखेंगे ना। ये पुराने वो लोग जिनके पास वीजे हैं सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते हैं। भैया हमारी बद्दुआ है, नहीं चलना। अब वो चीज जी जिसके लिए हमने आपको इतनी देर रोक रखा था, कि इंडिया ने पाकिस्तान को ऑफर कर दिया कि जनाब हम इंडस ट्रीटी जो है ना उसको बहाल कर रहे हैं, और उसके बदले उन्होंने पाकिस्तान से एक डिमांड की और पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट उसको एग्री कर लिया। और डिमांड यह है कि पाकिस्तान इंडिया की एयर फ्लाइट्स जो फ्लाइट्स हैं उनके लिए अपनी एयर स्पेस खोल दे। 1 साल क्योंकि एयर स्पेस बन रही है, और इंडिया की जो एयरलाइन है उन सबका बुरकस निकल गया हुआ है। कोई $1 बिलियन का कोलैप्स होने पे आ गई है, $1 बिलियन का उनको नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा टू मच हो गया। और इंडियंस के लिए सफर करना डिफिकल्ट हो गया क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा होगी। दूसरा तेल की कीमतें बढ़ गई, जैसे एयर स्पेस जो थी वो पाकिस्तान ने बंद की हुई थी, उनको एक लंबा रूट लेना पड़ता था। तो उन्होंने कहा जी हम आपका पानी खोल देते हैं, अल्लाह का वास्ता है हमारी एयर फ्लाइट्स के लिए
अपनी एयर स्पेस खोल दो, बस वही बात, पाकिस्तान तैयार हो गया। उन्होंने हमारा पानी बंद किया, हमने उनकी हवा बंद कर दी, नहीं लेने दिया सांस, ये था। तो क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी, बहरहाल तो ये बहुत अच्छी चीज है कि दोनों मुल्कों के दरमियान में ताल्लुकात ठीक हो जाएं, लेकिन मसला ये कि जिस मनहूस आदमी की वजह से ये सब कुछ हुआ था, तुम्हें गैरत करनी चाहिए नरेंद्र मोदी, ये दोनों मुल्क तुम्हारी वजह से सफर कर रहे थे, हो सके तो गैरत के हमारे डिजाइन कर दो जो तुम्हारे पास है नहीं, बाकी तुम अपनी शक्ल ही देख लो उस पर कितनी नहुसत है, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा तुम क्या हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।